से पहले मैं बोलूँगी जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको तो फूल चढ़ाना चाहिए और जाके उनसे टिप लेनी चाहिए। अब पता चला महाराष्ट्र में जाकर कि जितने भी ऑटो ड्राइवर्स होंगे उनकी भीड़ कहाँ लगनी चाहिए, उनकी भीड़ लगनी चाहिए प्रताप सरनाईक के पास। वो जानना चाहिए कि इनका सीक्रेट क्या है कि जो 143 करोड़ की प्रॉपर्टी अचानक से 10 साल में हो जाती है, जो प्रॉपर्टी जो बताई भी नहीं है। मैं तो कहूँगी अगर मैं ऑटो ड्राइवर ना बोलकर मैं बोलूँगी ये तो अगर ऑटो ड्राइवर ना होते और एक भिखारी की बात करूँ, एक भिखारी अचानक से 10 साल में 800% का मालिक कैसे बन जाता है, तो और 800% ऊपर कैसे हो जाता है। जहां आज से लगभग 1980 से 1984-89 में इनकी प्रॉपर्टी जो इन्होंने डिक्लेयर की थी कुछ अराउंड 16 CR थी और आज के टाइम में 143 CR है। तो विद इन 10 ईयर्स मतलब 800-900% इनकी प्रॉपर्टी ऊपर हो जाती है। कहाँ से आती है भैया, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुंबई के लोग अपने रोजी रोटी से टैक्स आपको दे रहे हैं। ये एक विधायक की कहानी है जिसपे ईडी ने जांच की है, अभी तो सजा भी नहीं मिली, जांच में ही वो क्वारंटाइन हो गए, खुद को क्वारंटाइन कर दिया उन्होंने। तो मतलब आप ये सोचो एक ईडी की जांच में इतनी सारी प्रॉपर्टी सामने आती है। सिक्योरिटी गार्ड का काम करा रहे हो, वो भी आप सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराते हो, उसमें आपका वो भी रिश्वत लेकर, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के काम में भी आप रिश्वत वाले काम कर रहे हो। जहां आप 7 करोड़ बता रहे हो वो 35 करोड़ चीजें निकल रही हैं। छोटी छोटी चीज में भी हर जगह आपने घोटाला कर रखा है। ईडी जब जांच पड़ताल करती है उसमें आपके घर से, जहां उनके दोस्त संबंधी भी पकड़े गए, उनके घर से दस्तावेज मिले हैं, गैजेट्स मिले हैं, पूरा सबूत के साथ जब आपसे पूछताछ किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, आपके बेटे को पकड़ा, हिरासत में लिया, तो अभी आपने क्या करा? अभी ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे? अभी एनसीबी जब जांच करने लगी थी इनकी तो एनसीबी पे हमला करा दिया था। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे लोग? ईडी जांच कर रही है, अब ये देखो क्वारंटीन हो गया, अब ये तो सोचेंगे या तो शाम दाम दंड भेंट, अब ये सोचेंगे या तो मैं इसके बचाव में कोई कागज तैयार कर लूं, कई वकीलों की टीम को खड़ा कर दूं, वकीलों को पैसे फेंक दूं। पैसों की तो कमी है नहीं, सरकार की खुद की है, इनकी सत्ता खुद का है इनका। और वैसे भी हमारे उद्धव जी कहते हैं कि मेरे एक नौकर को भी, मेरे क्या वो नौकर कितना भी मर्डरर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा कातिल क्यों ना हो, उसका नाम नहीं ले सकते। उनके बारे में कुछ भी बोलो तो पूरी बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। मतलब बात यहाँ ईडी कर रही है, पूछताछ ईडी कर रही है, पूछताछ एनसीबी कर रही है, धमकी ये बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी कहाँ से आ गई बीच में? सर अगर बीजेपी बीच में आएगी तो सबसे पहले उद्धव जी आपके घर में आएगी। बीजेपी में हमारी सीतारमण जी बैठी है फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्यों नहीं आती हैं? लेकिन ये टारगेट बीजेपी को करते हैं। दूसरी बात हमें ये समझ में नहीं आता, जैसे एनसीबी की पूछताछ हुई, अब ईडी पूछताछ कर रही है, तो अब ये देखो जैसे चीज़ें सामने धीरे धीरे खुलकर आ रही हैं, तो अभी एक मिनिस्टर सामने आए हैं, एक मिनिस्टर के जांच में पूरा शिवसेना हिल गया है, चाहे वो संजय राउत ही क्यों ना हो। संजय राउत हमें कुछ टाइम पहले मर्दानगी सिखाते हुए नजर आए कि ईडी जो हरकत कर रही है, बीजेपी जो ये हरकत कर रही है, इसमें मर्दानगी वाली बात नहीं है, मर्दों वाली बात नहीं है। अरे एक औरत का आप दिन दहाड़े उसके पहुंचने से पहले ऑफिस तोड़ देते हो, इसमें मर्दानगी है आपकी? दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, बिना वस्त्र के उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, उसका जांच नहीं कराया आपने, ये मर्दानगी है आपकी? यार सुशांत सिंह राजपूत को 6 से 7 महीने हो गए, आपकी मुंबई पुलिस जब मर्दों वाली कोई काम करती तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये सीबीआई का हम इंतजार कर रहे हैं कब हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी, कब भाई को इंसाफ मिलेगा, वो मर्दानगी है आपकी? मतलब आप एक सोचो, एक एक्स नेवी ऑफिसर को दिन दहाड़े आप मरवाते हो, पिटवाते हो, वो एक बुजुर्ग इंसान को मारना पीटना, ये हरकत करते हो, ये मर्दानगी है आपकी? तो ये सारी चीजें हमें नहीं समझ में आता किस तरीके से आंकते हैं, क्यों ये तानाशाही देते हैं कि आने वाले 25 साल तक बीजेपी की सरकार नहीं आने दूंगा। महाराष्ट्र के लोग किस तरीके से दहशत में रह रहे होंगे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम डरा रहे हैं कि आने वाले 25 साल तक अगर शिवसेना के अलावा किसी और को वोट दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्योंकि ये ऐसा दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखाते हैं, कोई कुछ बोलता है सर मुंडवा देते हैं, कोई कुछ भी कहता है उसको आप दिन दहाड़े मरवा देते हो, कोई कहीं बाहर स्टेट में भी कुछ बोल रहा है उसको आप जाते हो उठवा लेते हो। तो इस तरीके की चीजें अब इनके जब खुद के गिरबान में जब ईडी आई है तो अब इनको बुरा लग रहा है। ये हमेशा से रहा है मुंबई में। आप देखो पहले क्या था, जब दूसरों पे उंगली उठाने के लिए, चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे वो कोई भी कहीं का भी कोई किस्सा हो, बॉलीवुड के सारे लोग उठ के खड़े होते हैं, हम हिंदुस्तान है, हम शर्मसार हैं। लेकिन वही किस्सा जब इनके खुद के घर में आता है, आज इनका पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है, आज ये लोग उठ के क्यों नहीं बोलते हम महाराष्ट्र हमें शर्मिंदा है, हम बॉलीवुड है हमें शर्मिंदा है? आज बोले ये लोग। इसी तरह आज उद्धव जी क्यों नहीं बोलते इस चीज के लिए कि हाँ भाई मैं शिवसेना में हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है? क्योंकि दूसरे जब भी कुछ गलत करते हैं तो ये उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं, बहुत जल्दी ट्वीट कर देते हैं, बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं। अब टीआरपी का स्कैम को लेकर जब परमवीर सिंह बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय राउत जी का कमेंट आ जाता है, ट्वीट कर देते हैं कि सारे लाइव हो जाओ, सारे देखो परमवीर सिंह बैठा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक्सपोज कर रहा है बड़े चैनल को। आज बड़े बड़े एमएलए आपके एक्सपोज हो रहे हैं, आज संजय राउत जी कुछ क्यों नहीं करते? संजय राउत का कोई ट्वीट नहीं आता है, और ट्वीट भी बिल्कुल अलग
अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये दोगली सरकार की जो राजनीति, जो हरकतें हो रही है, वो हमें दिख भी रहा है, हिंदुस्तान समझ भी रही है और बहुत अच्छे तरीके से अब एक एक चीज़ें क्लियर हो चुकी है, बहुत बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है इनका। तो अब बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सरकार गिरे और कब राष्ट्रपति शासन लागू हो। जी मैम, हम इतने समय से देखते हुए आए हैं कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें, ड्रग माफिया जैसी चीज़ें और अब तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें जो है वो पूरे मुंबई में एक कॉमन चीज़ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों नहीं दिखती मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को, और क्यों राष्ट्रवादी लोग ही हमेशा दिखते हैं? तो अब देखिए, आपने कभी देखा होगा आज तक इन्होंने, इससे पहले कई चीज़ें हुई थी। अगर मैं आपकी पुरानी बातों को लेके जाऊं, संजय दत्त के घर में AK-47 में मिला था, इनसे पहले ड्रग्स में नाम आ चुका था, वो नहीं दिखा। वो अलग बात है, बॉलीवुड पे जो बड़े बड़े हस्ती है रोड पे खड़े हो गए थे बोर्ड लेकर कि संजू मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसमें कहीं किसी का कोई आवाज़ नहीं उठाया। शाहरुख खान के ऊपर भी पाकिस्तान का एक आतंकवादी होने का नाम आया था कुछ टाइम पहले, उस वक्त क्या हुआ, सबने बोला नहीं शाहरुख मैं साथ हूँ, शाहरुख मैं साथ हूँ, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसे किस्से आए। वहीं पे इस तरीके की तानाशाही देखकर जब कंगना रनौत ने इसको POK बोल दिया, तो यही हमारे जो प्रकाश जो है, ये जिनके सरनायक जी हैं, प्रताप सरनायक जी बोलते हैं कि एक बार मुंबई आके तो दिखा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और ऐसे खुद मुंबई के सरकार से, उद्धव जी से अनुरोध करते हैं कि आप इनका मुंबई आने से रोका जाए, अगर आ गया तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। तो एक औरत के लिए ऐसे भाषा निकालना, मतलब कोई हरामखोर बोलता है, हमारे खुद के सरकार में जो बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है वो नमक हराम बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ हो रही हैं, क्योंकि उनको शुरू से दिख रहा है, क्योंकि अब ये बॉलीवुड कराची वुड है, उर्दू वुड है, क्योंकि इनका जो फंडिंग हो रहा है वो कहाँ से हो रही है, कौन सा डी गैंग इनसे जो इन्वॉल्व है, चाहे वो सुशांत केस हो, दिशा सालियान केस हो, चाहे वो पुराना श्रीदेवी केस हो, या चाहे दिव्या भारती केस हो, हर वक्त इनका कहीं ना कहीं इनका दाऊद का, हमेशा आप सोच रहे हो बॉलीवुड में हमेशा दाऊद अब्राहम का नाम क्यों आता है, डी गैंग का नाम क्यों आता है, क्या कनेक्शन क्या मुंबई से? मुंबई में हमेशा से डी गैंग का नाम रहा है, आखिर क्यों रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा से इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दिया है? अगर हम गलत नाम ले रहे हैं या गलत एलिगेशन लग रही है, तो आपने कभी भी इसको दबाने की कोशिश क्यों नहीं की? कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस चीज़ को सफाई क्यों नहीं दिया, जस्टिफाई क्यों नहीं दिया? आप एक अनवर नायक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हो, अनवर नायक के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हो। आपने ये अलग बात है, आपने नहीं बताया आपने कितने दिनों से आपका कनेक्शन है उस परिवार का। आप खुद थोड़ा टाइम पहले देखा होगा आपने, एक ड्राइवर चिट्ठी लिख के मर गया कि मैं उद्धव ठाकरे की वजह से मौत कर रहा हूँ। उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर उद्धव ठाकरे जी ने कुछ बोला, संजय राउत जी कुछ बोले, क्योंकि इनको शुरू से ही प्रॉब्लम है कि राष्ट्र के हित में कोई कुछ बोले, क्योंकि इनको लगता है महाराष्ट्र हमारे राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं है। महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है इनके लिए, वो हमारी कर्म भूमि नहीं है, जिसको हम एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी मानते हैं, इनके लिए वो एक महाराष्ट्र अलग है। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले जब योगी जी ने अनाउंसमेंट किया था मुंबई के बॉलीवुड का कि बॉलीवुड नोएडा में बनेगा, इन्होंने बोला बॉलीवुड तो कोई ले ही नहीं जा सकता मेरे मुंबई से। इनका मुंबई कैसे हो गया, इनका खुद का मुंबई महाराष्ट्र कैसे हो गया, ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी। और ये पहला सरकार हम ऐसा देख रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इनको लगता है कि महाराष्ट्र इनका खुद का ही हो गया, इन्होंने मतलब खरीद लिया उसको। ये भूल जा रहे हैं कि जनता के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया और ये जनता का ही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ठीक है।